अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको ये एक प्रोग्राम करवाऊंगा जो कि इफ़ एल्स से रिलेटेड है। तो ये कैसे रिलेटेड है, जैसे ही आप आगे जाएंगे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले दो नंबर्स लेने हैं एंड परफॉर्म करवानी है एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले उसने कहा है कि हमने दो नंबर्स लेने हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम उन्हें डिक्लेयर करवाएंगे, फिर हम स्कैनफ यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इनपुट डाल सकें एट अ रन टाइम। इसके जब हम आउटपुट स्क्रीन पे शो हो तो हमें कहे कि यहाँ पे वैल्यू डालो, तो हम कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। उसके लिए हमें कोई से दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो आप जो मर्जी ले लें, चाहे ए बी ले लें, चाहे एक्स वाई ले लें, जो आपका दिल करता है वो ले लें। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ये सेमीकोलन क्यों आगे लगाया है ये अभी आपको पता चल जाएगा। अभी तो ये सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं, अभी हमने इन्हें आउटपुट स्क्रीन पे शो भी करवाना है और इनके लिए यूज़र को रोकना भी है जब तक वो वैल्यू एंटर ना करे। उसके लिए प्रिंट एफ एंड स्कैनफ लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ए को फर्स्ट नंबर कह देता हूँ और बी को सेकेंड नंबर कह देता हूँ। तो आप चाहे यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ ए, और इस जगह एंटर वैल्यू ऑफ बी। आप जो मर्जी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करता है कि वो आउटपुट स्क्रीन पे शो हो। क्योंकि प्रिंट एफ में तो हमने वही चीज़ लिखनी है जो आउटपुट स्क्रीन पे शो होनी चाहिए, और स्कैन एफ में हमने वो वेरिएबल लिखना है और उसकी डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखना है। अब टेक्स टू नंबर तक की बात जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। अब उसने कहा था कि उन दो नंबर्स को हमने ऐड भी करवाना है, सबट्रैक्शन भी करवानी है, मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है और डिवीजन भी करवानी है। तो एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ए प्लस बी। तो हम एडिशन के लिए भी अलग से वेरिएबल लेंगे, सबट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। चारों के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने एडिशन के लिए ऐड ले लिया वेरिएबल, सबट्रैक्शन के लिए सब, और मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, और डिवीजन के लिए डिवीजन ही ले लिया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी इनको वेरिएबल सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मीन्स कि आप जो मर्ज़ी वेरिएबल लिख लें जो आपको याद रहे कि ये वेरिएबल इसके लिए है, मीन्स के इस परफॉर्म के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ही लेने हैं, बट याद रहे कि जब भी आप वेरिएबल लें तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हो, इसके कैपिटल लेटर में ना हो। तो अब ऐड का मतलब यानी कि हमने एडिशन करवा रहे हैं, तो फिर हमने नीचे लिखेंगे भी, इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे ताकि उसे पता चले कि हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है। तो ऐड का मतलब है जैसे कि ए प्लस बी, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी। इसी तरह सबट्रैक्शन का मतलब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख लिया। मल्टीप्लाई का मतलब ए स्टैटिक बी, तो ए स्टैटिक बी लिख लिया। याद रहे कि सी लैंग्वेज में हम मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस वाला सिंबल नहीं लगाते, बल्कि ये एस्टेरिक लगाते हैं। और डिवीजन जो है वो अभी परफॉर्म नहीं करनी, उसकी वजह आपको अभी आगे जाके पता चल जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि एडिशन भी प्रिंट पे शो हो, सबट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा, ये शो नहीं करेगा प्रिंट एफ। क्योंकि प्रिंट एफ तभी यानी कि आउटपुट पे तभी शो होगा जब हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट एफ पे ऐसे शो हो कुछ कि एडिशन इज इक्वल है, यानी कि जो उसका आंसर आ रहा है वो शो हो। और वो आंसर कब किस में आएगा, वो ऐड वाले में होगा। तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं लिखूंगा बल्कि उसकी जगह, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा हम कोई भी वेरिएबल जब प्रिंट एफ में लिखते हैं तो वो डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते, बल्कि वो डबल कोट्स के बाहर लिखते हैं, बट ब्रैकेट के अंदर रह के लिखते हैं। डबल कोट्स में हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते हैं। तो इस तरह लिख दिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हमारी सबट्रैक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए सबसे पहले \n लगाएंगे। और वो भी हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह शो हो कि सबट्रैक्शन इज इक्वल है, जो हमारा यानी आंसर आ रहा है वो किस में आएगा, सबट्रैक्शन में आएगा, यानी SUB में आएगा। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे SUB, और वो जिस डाटा टाइप का है वो फॉर्मेट स्पेसिफाइड इधर लिखेंगे। सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिखेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख दिया। अब आगे बात आ जाती है डिवीजन की। अब देखें A और B में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हम 1 0 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डिवीजन के केस में कुछ अलग ही है। क्योंकि डिवीजन हमने कुछ इस तरह करनी है, A डिवाइड B की फॉर्म में। अगर हम A को 0 रख लें और डिवाइड में B में कोई भी वैल्यू लिख लें 0 के अलावा, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन अगर मैं A में कोई भी नंबर लिख लूँ और B में 0 लिख लूँ तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा है कि इसका आंसर या अनडिफाइंड कहते हैं इसे, या हम इन्फिनिटी कहते हैं। मीन्स के हम B की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। अगर हम B की वैल्यू को 0 लेंगे तो हम डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये देख लें यहाँ पर, जैसे कि अगर हम B की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमारी डिवीजन परफॉर्म नहीं होगी, हमारा आंसर सही नहीं आएगा। और फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, अगर हमारा B इज इक्वल है 0, तो हम प्रिंट एफ में क्या शो करवाएंगे, हम कहेंगे कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते बाय 0 से। फिर हमने इसके मुताबिक आउटपुट शो करानी है कि अगर 0 आ जाता है तो हमने फिर इफ़ के मुताबिक वाली इनपुट जो है वो इधर लिख दी। कंडीशन के मुताबिक कंडीशन ट्रू हो जाती है। इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हम वो एल्स केस में लिखेंगे, और फिर एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। फिर हम यहाँ पर डिवीजन वाला वेरिएबल लिखेंगे। अब हमारा नंबर यानी कि B जो है यहाँ पे 0 नहीं है, तभी हमने यहाँ पे एल्स में लिखा कि डिवीजन इज इक्वल है A डिवाइड B, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा B जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो 0 नहीं होगा। अगर वो 0 होगा तो फिर हमारा लूप यहाँ तक चलेगा। लूप कह रहा हूँ कंडीशन। यहाँ पर भी हमने डिवीजन को शो करवाना है, क्योंकि ये तो सिर्फ डिवीजन की परफॉर्म करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, मगर उसे तब तक आउटपुट
शो नहीं करेगा जब तक हम प्रिंटफ नहीं लगाएंगे। अब ये जो है हमारे लिए गलत है कि क्यों, कि हमने div नाम का कोई भी वेरिएबल ऊपर नहीं डिक्लेयर करवाया, हमने तो इसके लिए डिवीजन वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस वजह से मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया ताकि ये शो ना हो स्क्रीन पर, ना ही एग्जीक्यूट हो। तो ये इस वजह से फिर जो इसका हमने जो इसे वेरिएबल दिया हमने वो लिया डिवीजन इज इक्वल है ए डिवाइड बी, और हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह शो हो कि डिवीजन इज इक्वल है, यानी जो डिवीजन परफॉर्म हो रही है, जो उसका आंसर आ रहा है वो शो। तो फिर हम जैसा कि जानते हैं कि वेरिएबल तो लिखते ही नहीं है मीन्स के डबल कोट्स के अंदर, तो फिर हम वेरिएबल को इस तरह लिखते हैं और डबल कोट्स में उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते हैं। इस तरह हमारी एल्स वाली कंडीशन जो है वो भी लिखी गई मीन्स के यूँ। लेकिन अभी भी हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा रहता है मीन्स के यानी रिटर्न जीरो, क्योंकि हमने सारा कुछ लिख लिया लेकिन हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट भी करना है। मैंने यहाँ पर रिटर्न जीरो लिखा और उसके बाद ये यहाँ पर ये वाला, ये देखिए मैंने आगे आसानी के लिए थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर दी है ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह प्रोग्राम चलेगा। अब इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं कि आउटपुट कैसे शो होगी तो कैसे हमारा ये पूरा प्रोग्राम प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले आउटपुट में क्या शो होगा, जो सबसे पहले वाले प्रिंटफ में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो एंटर फर्स्ट नंबर के बाद जो है आगे जैसे ही स्कैनफ लगा हुआ है तो यहाँ पे फिर कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा और कहेगा यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लिखो। तो आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू लिख लो क्योंकि आपने उसे इन डाटा टाइप से डिक्लेयर करवाया है। तो मैंने लिख लिया 10 और जैसे ही आप फिर एंटर की दबाओगे तो फिर वो नेक्स्ट प्रिंटफ में आ जाएगा और वो ये कहेगा एंटर सेकंड नंबर। अब जैसा कि एंटर सेकंड नंबर के बाद ही स्कैनफ है तो फिर वो यहाँ पर भी कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा और कहेगा कि यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू लिखो। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद क्या करेगा, अब यहाँ तक यानी कि सारी प्रोसेसिंग होगी हमारी इस आउटपुट के मुताबिक। और क्या करेगा, इन नंबर्स को जो है हमने जो 2 नंबर दिए हैं इनको ऐड भी कर देगा, सबट्रैक्ट भी कर देगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा, मगर ये शो नहीं करवाएगा। प्रोसेसिंग तो कर देगा मगर तब तक शो नहीं कराएगा जब तक हम प्रिंटफ नहीं लगाएंगे। तो आगे प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है कि एडिशन इज इक्वल है। अब जो जो वैल्यू मैंने लिखी है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया कि फर्स्ट करेंगे ये 12 है, ये 8 है, ये 20 है। तो कमेंट इस वजह से ये ताकि हिंट मिल जाती है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखें एडिशन में क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है परसेंटेज ऐड, यानी कि ऐड वाला जो काम कर रहा है कि ऐड वाला क्या कर रहा है 12 आ रहा है ऐड में। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा एडिशन इज इक्वल है बिल्कुल एज इट इज और परसेंटेज डी की जगह जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जिस वेरिएबल पे आ जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आगे वो नेक्स्ट प्रिंटफ में जाएगा वहाँ पे होगा बैकस्लैश n, वो कहेगा यहाँ पर कर्सर अभी इधर है। जैसे वो नेक्स्ट लाइन में देखेगा प्रिंटफ में बैकस्लैश n लगा हुआ है वो फिर दूसरी लाइन पे आ जाएगा और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबट्रैक्शन इज इक्वल है परसेंटेज डी। तो सबट्रैक्शन में क्या हो रहा है 8 आ रहा है परफॉर्मेंस के बाद, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है परफॉर्मेंस के बाद 20 आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल 20, इसके जिस तरह प्रिंटफ में शो करने के लिए लिखा होगा उस तरह ही शो होगा। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता है जैसे कि आप जानते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आके चेक करेगा कि बी जो है वो 0 तो नहीं है। अब जैसा कि हमने बी की वैल्यू में 2 डाला है तो ये 0 नहीं है, 2 बराबर नहीं होता 0 के, जिसकी वजह से ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी और ये इसके अंदर जो भी लिखा है उसको नहीं देखेगा और वो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। अब एल्स वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले बता रहा है कि डिवीजन करो, यानी कि परफॉर्मेंस बता रहा है कि क्या प्रोसेसिंग होगी कि ए को डिवाइड कर दो बी से। तो जब हमने ए 10 लिया और बी जो है वो 2 लिया तो 10 डिवाइड 2 5 होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कमेंट लिखा है इस वजह से वो इसको इग्नोर कर देगा। उससे नेक्स्ट लाइन में ये यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ डिवीजन इज इक्वल है परसेंटेज डी, तो यहाँ पे फिर डिवीजन वाला परफॉर्म करेगा और इस डिवीजन में क्या आंसर आ रहा है 5 आ रहा है तो 5। अब वो जैसे ही इधर से बाहर निकलेगा तो देखेगा अगर रिटर्न 0 लिखा, जिसका मतलब है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। तो फिर आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर गया है। तो इस तरह ये वाला प्रोग्राम करना। अब हमने इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की है। अब हम कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो कि प्रोग्राम लिखे हुए होंगे आपके सामने, हमने उनकी आउटपुट बतानी है। मीन्स के जिस तरह प्रिंटफ या स्कैनर जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं वो प्रोग्राम लिखता हूँ और उनकी प्रोसेसिंग करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर कुछ नई भी चीज़ें हैं, इसके कुछ नई चीज़ें आपके लिए समझने के लिए हैं क्योंकि आपको इस प्रोग्राम में मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर लेटर्स ने कह दिया कि लेटर एक वेरिएबल है, कैरेक्टर डेटा टाइप है और वो किसकी वैल्यू है, वैल्यू क्या है ए है। इसी तरह इंट है और वेरिएबल को वैल्यू दे दिया और उसकी वैल्यू में क्या दिया है 1 2 3 4 दे दिया। ये तो प्रोसेसिंग हो गया। अब प्रिंटफ में जो लिखेंगे वो शो होगा। प्रिंटफ में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है लेटर, तो यहाँ पे नीचे लेटर आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज। अब परसेंटेज सी लिखा हुआ है और वो भी डबल कोट्स में ही है। तो डबल कोट्स में आप ये देखें परसेंटेज सी जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड होता है किसका, कैरेक्टर डाटा टाइप का, और साथ ही आगे लिखा हुआ भी है लेटर। तो मीन्स के आपने ये देखना ये सीक्वेंस की तरह चलेगा। मीन्स के जो पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफाइड है वो पहले वाले वेरिएबल के लिए चलेगा, इसी तरह जो दूसरा वाला फॉर्मेट स्पेसिफाइड है वो दूसरे वाले वेरिएबल के लिए चलेगा। इस वजह से इनकी तरतीब जो है वो सही देना ज़रूरी है। तो ये देखें ये पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफाइड है तो ये पहले वाले वेरिएबल में जो पड़ा होगा डबल कोट्स के बाद वो उसको समझेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है लेटर, तो लेटर में क्या था, लेटर में ए था तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इसी तरह उसके बाद इसके बाद लिखा हुआ है कोमा, तो कोमा भी एज इट इज आएगा।
और वैल्यू लिखा हुआ है वो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज, और आगे लिखा हुआ है 5 और डी लिखा हुआ है। अब परसेंटेज डी तो हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है वैल्यू का, सॉरी इंट डेटा टाइप का, लेकिन ये इसमें 5 जो है इसका क्या मतलब है। देखिए जब परसेंटेज और डी के दरमियान 5 आता है तो इसका मतलब है कि 5 डिजिट की प्लेसेस जनरेट कर दो, मीन्स के वैल्यू के बाद 5 डिजिट की प्लेसेस जनरेट कर दो, मीन्स के यूं। तो इस तरह ये 5 डब्बे जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि 5 है। तो जितने यहाँ पे लिखा होगा, अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो यहाँ पर 7 हो जाते। देखें 1 2 3 4 5, तो 5 लिखे हुए हैं तो 5 जनरेट होंगे। तो जितने होंगे उतने डब्बे जो हैं वो जनरेट होंगे। हमारी वैल्यू में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, मतलब कि उतने डब्बे का जो साइज़ होगा वो 1 डिजिट के बराबर होगा। मीन्स के एक डब्बा जो है वो 1 डिजिट स्टोर करेगा, एक बॉक्स। तो ये 1 2 3 4 है तो ये 4 डिजिट्स हैं, तो ये 4 डिजिट्स लिखेगा। बट ये जो लिखेगा 1 2 3 4 ये इस तरह लिखेगा, मीन्स के राइट साइड से, यानी कि 4 3 2 और 1। और ये जो एक जो बॉक्स बचेगा इसकी जगह स्पेस जनरेट हो जाएगी, इसका ये खाली रह जाएगा। अब ये जो बॉक्स है ये शो नहीं होता, तो इसका कलर ही इतना वो होता है, इतना लाइट होता है, वो शो नहीं होता। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह शो होगा, ऐसे वैल्यू इस बॉक्स की जगह ऐसे स्पेस जनरेट हो जाएगी। उसके बाद 1 2 3 4 लिखा तो ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह नीचे लिखा है। तो हम जितनी चाहते हैं कि बीच में स्पेस जनरेट करें हम उतने ही उसके मुताबिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं और उसकी आउटपुट लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसमें सबसे पहले इसने टेम्परेचर की जो है वैल्यू डिक्लेयर करवाई हुई है, जैसा कि वो पॉइंट में होती है, तो इस वजह से उसने फ्लोट डाटा टाइप लिखा है। इसी तरह प्रिंटएफ में शो होगा जो हम चाहते हैं, यानी कि जो शो करवाना चाहते हैं वो प्रिंटएफ में लिखेंगे। और प्रिंटएफ में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यानी जो भी हमारे पास लेटर लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा है वो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो टेम्परेचर इज इक्वल ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब देखें आगे लिखा हुआ है परसेंटेज 6.1F। अब ये तो आप जानते हैं कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मीन्स कि ये जो चीज़ है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मगर इसमें 6 का क्या मतलब है। पॉइंट का तो मैंने बता दिया कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने वो डेसिमल डिजिट शो करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो मीन्स के पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट शो करवाना है। लेकिन 6 का क्या मतलब है, तो 6 का भी बिल्कुल वही मतलब है जो अभी हमने ऊपर 5 का मतलब समझा है। तो ये पॉइंट से बाद, पॉइंट से इतने वाला हिस्सा जो है, मीन्स के 6 वाला जो है, मतलब है कि 6 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले यानी कि 6 लिखा था तो 6 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए यहाँ पर। और उसने क्या कहा कि पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ एक डेसिमल डिजिट शो होना चाहिए। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 23.456। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट किस तरह शो होगा, मीन्स के ये होगा 23.4, मगर हम जब इसे राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि पीछे 5 है इस वजह से 23.5 शो होगा, मीन्स के यूँ, मीन्स के ये स्क्रीन पे शो होगा। तो इसे जैसे कि मैंने बताया बैक से लिखा जाता है, तो 5 इस तरह लिखा जाएगा, मीन्स के यूँ इस तरह। 5 पॉइंट भी एक ब्लॉक की जगह देता है, इसी तरह 3, इसी तरह 2 बैक से लिखा जाएगा। और बाकी 2 डिजिट जो है वो स्पेस जनरेट कर देंगे, मीन्स कहीं हो। तो ये टेम्परेचर का था, तो ये यानी कि ये यहाँ तक हो गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है ना, डिग्रीज लिखा हुआ है, तो आगे डिग्रीज शो हो जाएगा लिखा हुआ। तो बस इतनी हमारी आउटपुट है। तो ये जो चीज़ है इसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है यानी कि जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इतने पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट लिखने चाहिए। और जो इस पॉइंट से पहले है इसका मतलब है कि इतने ब्लॉक्स जनरेट करो। तो हमारे डेसिमल का जितना डिजिट का हमारे जितने साइज़ होगा उसके मुताबिक वो ब्लॉक्स शो कर देगा, उतनी स्पेस जनरेट कर देगा। यहाँ पर बस 2 जनरेट हो रही है क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट है और उसने 6 कहा है। तो 6 - 4 मीन्स के 2 जो है 2 ब्लॉक्स की वो स्पेस जनरेट कर रहा है। सबसे पहले ये इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, उसके बाद प्रिंटएफ में जाएगा और वो कहेगा नंबर, और एक ही वैल्यू है तो वो एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे उसने कोई भी स्पेस के लिए कुछ नहीं कहा हुआ, सिर्फ उसने सीधा सीधा फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल एज इट इज प्रिंट कर देगा जो उसकी वैल्यू है, मीन्स कहीं हूँ। उसके बाद बैकस्लैश एन लगा हुआ है, तो फिर ये बैकस्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है नंबर, और यहाँ पे 8 और डी लिखा हुआ है। इसके 8 जो है ब्लॉक्स की स्पेसिस जनरेट करो। इसने यहाँ पर 8 ब्लॉक्स जितनी स्पेसिस जनरेट कर दी है, देख लें 8 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। अब उसने क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये पीछे से प्रिंट होगा, मीन्स क्या यूँ 5 4 3 2 और 1, और पीछे कितनी स्पेसिस 3 रहेगी, वो 3 स्पेसिस ऐसे ही रहेंगी। इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में भी बिल्कुल एज इट इज होगा, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगी। मीन्स के पीछे जो है जैसा कि आप जानते हैं कि 3 ब्लॉक्स की जगह रह गई है, तो ये 0 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के जितने ब्लॉक्स रह गए हैं उतनी उस जगह 0 0 लिख दो। तो ये 0 को ये मतलब है, अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो वो फिर उसकी जगह वो प्रिंट होना था। मीन्स के सबसे पहले उसने 8 स्पेसिस की जगह जनरेट की, और फिर उसकी जगह डिजिट लिखे जितने डिजिट थे, और पीछे जितनी जगह बची उसके पीछे हमने जो डिजिट लिखा है वो शो करे। तो 0 लिखा है तो 0 0 शो होंगे। तो वैसे भी ज़्यादातर 0 ही लिखते हैं, क्योंकि 0 से जो रहता है वो हमारा नंबर जो है वो अनचेंज रहता है।
अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, इसमें भी हमने आउटपुट बनानी है और ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मुतालिक भी आपसे वाइवा के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, वाइवा का मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ वो। उन्होंने इसमें से ही चीज़ें पूछनी है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस तरह चीज़ें पूछनी है। वाइवा का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि वो प्रोग्राम के मुतालिक पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे एक नई और चीज़ है माइनस वाली है, तो ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो जो प्रिंट ऑफ में वाले में लिखा हुआ है, सबसे पहले वो प्रिंट होगा, पाई लिखा हुआ है पाई आएगा, उसके बाद कॉलन है तो कॉलन आएंगे, उसके बाद आगे ये है मीन्स के फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगा हुआ है। अब ये देखिए 10 का मतलब यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 10 ब्लॉक्स जो हैं वो जनरेट कर दो, 10 ब्लॉक जितनी स्पेसिस जनरेट कर दी, नीचे को उसने 10 ब्लॉक जितनी स्पेसिस जनरेट कर दी। वो कहता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक शो हो नंबर्स, तो यहाँ पे क्या है 3.141 तक शो होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद ये 3.142 रह जाएगा। तो इसने कहा पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक शो होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक शो करवा दिया। जैसा कि आप जानते हैं मैंने बताया था कि इसे बैक से लिखना है, तो यहाँ पे भी फिर बैक से ही लिखें। तो ये देखें लिख दिया 3.14, तो यानी कि 2 4 1 पॉइंट और 3, और याद रहे कि पॉइंट भी एक डिजिट जितनी स्पेस देता है। अब जैसे ही उसके बाद बैक स्लैश एन लगा हुआ है तो इट मीन्स कि नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है पाई लिखा हुआ है, पाई आ जाएगा। बट इसमें और इसमें फ़र्क है, मीन्स कि इसमें जो आउटपुट शो हुई है और इसमें जो शो होगी वो उसमें फ़र्क है, तो क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 10 मतलब 10 ब्लॉक्स की जितनी स्पेस जनरेट कर दो, 10 ब्लॉक जितनी स्पेस जनरेट कर दी, और उसने कहा पॉइंट के बाद 3 डिजिट मीन्स कि यही 3.142। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, माइनस का मतलब ये है कि अब जैसा कि आप जानते हैं हम जब लिख रहे थे वो हम यहाँ से शो करवा रहे थे, मीन्स कि हम लिखते यहीं से थे, होता यहीं से था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि ये चीज़ जो है वो ऐसे शो होगी, यानी कि ऐसे ऐसे। अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू होगी, 3 इधर लिखा जाएगा, पॉइंट इधर, मीन्स के यूँ एक ब्लॉक में 3 एक में 0.142, यानी कि लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। इधर जो था हम राइट साइड पे लिखते थे जब हमारे पास कोई साइन है, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो राइट साइड से लिखा जाएगा, और बाकी जगह जो है वो स्पेसिस जनरेट रहेंगे, तो वो स्पेसिस शो नहीं होती लेकिन यहाँ पे स्पेसिस होती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये सब्जेक्ट आसानी से समझ आ सके। और उसके अलावा आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर लें, इतनी बारीकी से कहीं भी समझाया नहीं जाता, तो ये इसी चैनल पे समझाया जा रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।